आज के लेक्चर में हम एक नया यूनिट शुरू करने वाले हैं, दैट इज यूनिट 4। एंड यूनिट 4 इज ऑल अबाउट नंबर थ्योरी। ओके, सो दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑन यूनिट 4। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली नंबर थ्योरी से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे एंड कुछ और ऐसी डेफिनेशंस या नोशंस के बारे में देखेंगे जो तुम बहुत पहले से पढ़ते आए हो। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे रहेगा कि हम नंबर थ्योरी में किस टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो इन नंबर थ्योरी वी आर मेनली इंटरेस्टेड इन इंटीजर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। सो लेट अस ब्रीफली रिकॉल कि सेट ऑफ इंटीजर्स में किस टाइप के एलिमेंट रहते हैं। हमें पता है इसमें रहते हैं नेचुरल नंबर्स, यूनियन, जीरो भी इसमें होता है, एंड नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव काउंटर पार्ट जैसे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और इंटीजर्स में हम पहले ही क्लास 1-2 से बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़ते आए हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आज के लेक्चर में मेनली हम इन लास्ट के दो ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे। तो पहला नोशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट डिविजिबिलिटी, और ये यूनिट 4 में तुम्हें हर जगह मिलेगा। ओके, तो डेफिनेशन क्या है? लेट ए एंड बी टू इंटीजर्स एंड ए इज नॉन जीरो है। सो वी से ए डिवाइड्स बी, एंड इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? ए वर्टिकल लाइन बी इफ देयर एग्जिस्ट another integer c such that b can be written as a times c। या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज, अगर b को हम a से डिवाइड करें तो हमें एक इंटीजर क्वांटिटी ही मिलनी चाहिए। ओके, तो अगर हमारे पास दो इंटीजर्स दे रखे हैं एंड a इज नॉन जीरो, तब हम कहते हैं a b को डिवाइड करता है। अगर तुम्हें एक थर्ड इंटीजर ऐसा मिल जाए कि b को तुम क्या लिखो? a टाइम्स c, या b बाई a करो तो तुम्हें एक इंटीजर क्वांटिटी ही मिले। तो जस्ट हमारे पास यहाँ पे हम दो एग्जांपल देखते हैं। सपोज पहला है 4 एंड 8 का। सो हियर वी नो दैट 8 कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स 2, या अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास एक इंटीजर क्वांटिटी आती है। सो देयरफॉर 4 डिवाइड्स 8। ओके, नाउ सपोज हमारे पास सेम एग्जांपल है 4, 9 का। तो इस केस में हम क्या नोट करते हैं? अगर 9 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे सो इट विल बी 2.25। तो हम देखते हैं ये एक इंटीजर क्वांटिटी नहीं है। सो देयरफॉर 4 डज नॉट डिवाइड 9। ओके, क्योंकि इस केस में हमें कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं मिल रहा है कि सच दैट 9 कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स c। ओके, सो इसीलिए 4 9 को डिवाइड नहीं करता है। तो जब भी हम इंटीजर में डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम यही डेफिनेशन फॉलो करेंगे। अब नाउ कुछ और टर्मिनोलॉजी जो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। सो व्हेन a divides b, so we say a is a factor or divisor of b। ओके, तुम इसे ऐसे जस्ट याद रख सकते हो a टाइम्स b। तो यहाँ से ये क्लियर है कि a क्या है? b का एक फैक्टर है, या इसी को हम कई बार बोलते हैं डिवाइजर। और तुम देखोगे b क्या है? a टाइम्स समथिंग, दैट मीन्स b क्या है? a का मल्टीपल। एंड सेकंड, b इज ए मल्टीपल ऑफ a। तो ये टर्मिनोलॉजी हम बहुत आगे यूज करेंगे। ओके, so the next result related to divisibility that we have is the division algorithm. So the statement of this algorithm is let a be an integer and d is a positive integer. ओके, तो यहाँ पे a पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट d हम क्या लेके चल रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर। सो देन देयर एग्जिस्ट यूनिक integers q and r ki such that a can be written as
डी क्यू प्लस आर एंड आर इज इन बिटवीन 0 एंड डी। तो यहाँ पे हमारे पास दो इंटीजर्स ऐसे मिलते हैं क्यू एंड आर कि ए को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड अगर तुम आर पे ये एक्स्ट्रा कंडीशन रख दोगे कि आर पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन 0 से बड़ा और डी से स्ट्रिक्टली लेस, तो यहाँ पे ये यूनिकनेस का फीचर आ जाता है। अब यहाँ पे जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं इनके स्पेशल नेम्स हैं, जैसे ए को हम बोलते हैं डिविडेंड, डी को हम बोलते हैं डिवाइजर, क्यू को हम बोलते हैं कोशेंट एंड आर को हम बोलते हैं रिमाइंडर। अब हम जस्ट कुछ जैसे एग्जांपल अगर हम करें, फॉर एग्जांपल, तो सपोज अगर ए हमारे पास 13 है एंड डी हमारे पास है 3, तो 13 को हम हमेशा कैसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स 4 प्लस 1। तो इस केस में तुम देखोगे जो रिमाइंडर आया हुआ है वो 3 से स्ट्रिक्टली लेस है। ओके, तो यही हमारे पास यूनिक बनाता है। डिवीजन एल्गोरिथम में जो यूनिकनेस फीचर आता है वो इसी कंडीशन की वजह से आता है। ओके, अब अगर तुम इसी की जगह ए को तुम -13 लेते, डी इक्वल टू 3 लेते, तब क्यू और आर क्या मिलते इस केस में। अब हमें आर तो पॉजिटिव चाहिए, तो हमें क्या चाहिए होगा -13 से समहाउ कुछ बड़ा, 3 का मल्टीपल। तो हम कहाँ तक जा सकते हैं -15 में भी। सो 3 टाइम्स -5 प्लस 2। तो अगर तुम देखोगे -15 प्लस 2, क्योंकि आर हमें पॉजिटिव चाहिए था, तो ये क्वांटिटी -13 से थोड़ी क्या होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। ओके, तो सपोज अगर हमने यहाँ पे चेक करना था ए इक्वल टू से -14 एंड डी इक्वल टू हमारे पास 5 है, तो हम इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ। ओके, तो डिवीजन एल्गोरिथम में अगर हमें यहाँ पे क्यू एंड आर कंप्यूट करने, तो हम क्या कर सकते हैं, वी मल्टीप्लाई 5 बाई -3 प्लस 1। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। और एंड इन्हीं कोशेंट एंड रिमाइंडर के लिए हमारे पास स्पेशल नोटेशंस भी रहती हैं। ओके, तो जो डिवीजन एल्गोरिथम में हमारे पास कोशेंट एंड रिमाइंडर निकले हैं उनके लिए क्या नोटेशन है, क्यू को तो हम कई बार लिखते हैं ए डिव डी एंड आर को हम लिखते हैं ए मॉड डी। तो ए मॉड डी का मतलब क्या है, ए को डिवाइड, अगर हम ए को डी से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचता है वही। ओके, तो इस केस में जो हमने पहला एग्जाम्पल किया था, इस केस में 13 मॉड 3 कितना आया, रिमाइंडर था 1, तो इसलिए 13 मॉड 3 आया 1। तो इस केस में कितना आ रहा है, अगर -13 मॉड 3 करें, रिमाइंडर आ रहा है 2, तो इस केस में यह है 2। इस केस में हमने क्या कंप्यूट किया, -14 मॉड 5, ये हमारे पास कितना आया 1। तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि पॉजिटिव के केस में कैसे निकालते हैं, नेगेटिव के केस में कैसे। अब अगर तुम्हें ये मॉड निकालना आ गया है कि सपोज हमें ये कंप्यूट करना है, ओके, तो तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है, जस्ट तुम ये ट्राई करना कि सपोज हमें कंप्यूट करना है 2 पावर 7 मॉड 3 पावर 5 मॉडुलो 5। तो पहले हमें मॉड 3 निकालना है, फिर उसकी पावर 5 करके मॉडुलो 5 निकालना है। ओके, तो तुम जस्ट एक बार खुद ट्राई कर सकते हो और उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हो। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं मॉड्यूलो की। तो बिना प्रॉपर्टी का यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट हम यहाँ पे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए एंड बी, और अगर हमें उनका मॉड्यूलो निकालना है, उनके प्रोडक्ट का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले ए का मॉड्यूलो निकाल सकते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी के मॉड्यूलो से, और इन दोनों का फिर मॉड एम। ऐसा क्यों, क्योंकि कई बार जब तुम उनके रिमाइंडर का प्रोडक्ट करोगे तो हो सकता है वो एम से बड़ा हो, बट हम यहाँ पे जानते हैं कि जब भी हम मॉड्यूलो अप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर एम से छोटा होना चाहिए, तो इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को इस एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं 2 पावर 7 मॉड्यूलो 3। तो 2 पावर 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 2, 2 पावर 2, 2 पावर 2 एंड 2 मॉड्यूलो 3। तो अब हम सब पे अप्लाई करते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले का रिपीटेटिवली अप्लाई करेंगे तो इसे कैसे लिख सकते हैं, मॉड 3, 2 पावर 2, मॉड 3 एंड 2 पावर 2
मॉड 3 टाइम्स 2 मॉड 3 और इन सब के बाहर अगेन मॉड 3। अब ये कितना आता है 4 मॉड 3, अगर तुम निकालोगे ये आएगा 1 1 1 एंड 2 मॉड 3, 2 तो 3 से कम है तो रिमाइंडर तो इसका रहेगा 2 ही, मॉड 3। तो हमने यहाँ पे क्या नोट किया, सो हमारे पास ये नंबर क्या है 2 मॉडुलो 3 दैट इज 2, क्योंकि हम 2 को कैसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स 0 प्लस 2, अगेन डिवीजन एल्गोरिथम से r कितना आ रहा है 2। अब हमने ये नंबर तो निकाल दिया, अब इसकी पावर 5 करते हैं, 2 पावर 3 मॉड 5, तो ये कितना आएगा 2 पावर 5 मॉड 5। तो अभी हम इस पे रिपीटेटिवली अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे 2 पावर 2 लिया था तो हम इसे कुछ और में ब्रेक कर सकते हैं, 2 पावर 3 2 पावर 2 मॉड 5। तो कैसे ब्रेक करना है ये तुम्हें खुद सोचना है। ओके, तो ये वाला पहला क्या बन जाएगा 8 मॉड 5, दूसरा बन जाएगा 4 मॉड 5 एंड मॉड्यूलो 5। अब 8 मॉड 5 कितना रहेगा 3, तुम चेक करना, 4 मॉड 5 4 मॉड्यूलो 5, तो हमारे पास क्या आया 12 मॉड्यूलो 5। सो 12 मॉड्यूलो 5 कितना आ रहा है 2। तो तुम देखोगे इस फॉर्मूले का रिपीटेटिवली अप्लाई करके हम इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। इवन दो हमने यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स लिखे हैं, ये जस्ट समझाने के लिए है। ओके, अब एक बार अगर तुम्हें क्लियर हो गया तो तुम इनमें से कुछ स्टेप्स स्किप कर सकते हो। तो अगर तुम्हें ये क्लियर है तो तुम जस्ट ये ट्राई कंप्यूट करने का ट्राई करना, -2 पावर 7 मॉड 3 पावर 5 मॉड्यूलो 5। ओके, और इसका जो भी आंसर आएगा तुम जस्ट उसे चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अब मॉड्यूलो के हमने तो ये प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर्टी देखी, ये वाली, तो क्वेश्चन है कि क्या ऐसी प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी रहती है, द आंसर इज यस। तो अगर हमारे पास दो नंबर के सम पे हम मॉड m अप्लाई करें तो जो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, a मॉड्यूलो m प्लस b मॉड्यूलो m एंड इस पूरे का मॉड m। तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं। तो सपोज हमें कंप्यूट करना था 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से लेकर हमें 100 फैक्टोरियल मॉड 4 निकालना है। ओके, तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं, ये मॉड वाला डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 1 फैक्टोरियल मॉड 4 2 फैक्टोरियल मॉड 4 एंड सो ऑन 100 फैक्टोरियल मॉड 4। बट तुम एक चीज़ अगर नोट करोगे कि 4 फैक्टोरियल मॉड 4 ये कितना रहेगा 0, क्योंकि यहाँ पे ये 4 का मल्टीपल आ जाएगा और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। पर हम देखते हैं 5 फैक्टोरियल में भी 4 का कॉम्पोनेंट है तो मॉड 4 करते ही 0, एंड ऐसे ही इसके बाद जितने भी सबका मॉड करोगे तो कितना आएगा 0। तो ये कितना रहेगा जस्ट 1 फैक्टोरियल मॉड 4 रहेगा 1, 2 फैक्टोरियल मॉड 4 रहेगा 2, यहाँ पे रहेगा 3 फैक्टोरियल मॉड 4 एंड 4 ऑनवर्ड्स सारे क्या हैं 0। तो ये रहेगा 1 प्लस 2, ये रहेगा 6 मॉड्यूलो 4। अब 6 मॉड 4 कितना आएगा, सो 1 प्लस 2 प्लस 6 मॉड्यूलो 4 इट विल बी 2। बट तुम नोट करोगे जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं लास्ट में हम क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर आ रहा है सबका मॉड्यूलो 4, तो इन सब का तुम यहाँ पे क्या लिख सकते थे बाहर मॉड 4, सो दिस इज 1। ओके, तो इस तरीके से हम जो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है एंड जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इनका यूज कर सकते हैं। सो आई होप तुम्हें ये क्लियर होगा कि हम मॉड कैसे कंप्यूट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीजर्स जिन्हें हम प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं। सो आई होप ज़्यादातर स्टूडेंट को इनकी डेफिनेशन भी पता होगी, सो बट आई विल राइट इट हियर। सो एन इंटीजर p greater than 1 is called a prime if the only factors या तुम कह सकते हो डिवाइजर्स ऑफ p are 1 एंड p itself। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स क्या हों,
1 और वो नंबर खुद ही हो, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। एंड अगर एक नंबर प्राइम नहीं है तो उसे हम बोलते हैं कॉम्पोजिट। ओके, सो सेकंड टाइप के रहते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। सो इंटीजर्स, कौन से नंबर्स रहे? इंटीजर्स दैट आर नॉट प्राइम। जैसे प्राइम का एग्जांपल क्या हो गया? 2, 3, 5 एंड सो ऑन, बहुत सारे हमारे पास रहते हैं। एंड कॉम्पोजिट नंबर का एग्जांपल जैसे 4, इसे हम क्या कर सकते हैं? 2 टाइम्स 2। तो इसके अगर तुम देखोगे डिवाइजर्स या फैक्टर्स की लिस्ट में क्या है? 1 एंड 4 के अलावा एक और नंबर भी है 2। ये तो हो गई प्राइम नंबर की डेफिनेशन। बट अगर सपोज तुम्हें कोई एक इंटीजर दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल से 101, तो क्वेश्चन है कि क्या ये प्राइम है? इज 101 ए प्राइम? तो इन जनरल ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि चेक करना कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं। तो जितना बड़ा नंबर होता जाएगा ये प्रॉब्लम उतनी चैलेंजिंग होती रहती है। बट अगर हमारे पास थोड़ा छोटे नंबर्स हैं तो उन्हें हम थोड़ा इजीली चेक कर सकते हैं। तो उनके लिए हमारे पास जस्ट एक रिजल्ट रहता है। तो तुमने मे बी इसे ट्रायल टेस्ट के नाम से भी देखा होगा बहुत जगह पे। सो सो वी हैड द रिजल्ट। So the statement, the theorem is, if n is a composite integer, composite integer, then n has a prime factor less than or equal to root n। ये अगर प्राइम फैक्टर भी ना कहें, जस्ट फैक्टर भी कहें तब भी चल जाएगा। ओके, तो अगर कोई भी नंबर कॉम्पोजिट है तो उसका एक हमेशा हमारे पास फैक्टर मिलेगा जो स्क्वायर रूट एन से कम होगा। तो अब अगर हमें चेक करना था कि 101 प्राइम है या नहीं, तो हम क्या करते हैं कि एक कंप्लीट स्क्वायर देखते हैं इसके आसपास ही। वो हमें पता है 100, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना रहता है? 10। तो हम इस रिजल्ट से क्या कह सकते हैं कि अगर 101 एक कॉम्पोजिट नंबर होता तो इसका एक प्राइम फैक्टर मिलता जो 10 से के इक्वल या 10 से कम। बट हमें पता है कि 10 खुद प्राइम नहीं है, तो उसका प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए था? 10 से कम। पर 10 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2, 3, 5 एंड 7। तो हम जस्ट चेक कर सकते हैं कि क्या 2, 3, 5, 7 101 को डिवाइड करते हैं या नहीं। तो तुम चेक करना और इनफैक्ट तुम्हें मिलेगा कि ये चारों नंबर 101 को डिवाइड नहीं करते हैं। तो इनमें से कोई भी 101 को डिवाइड नहीं करता है। सो इसलिए हम इस रिजल्ट से कह सकते हैं कि यस, 101 इज प्राइम। तो इस रिजल्ट का यूज करके तुम बहुत सारे नंबर्स को इजीली चेक कर सकते हो कि प्राइम है या नहीं। सपोज तुम्हें चेक करना है कि क्या 37 प्राइम है? इस 37 ए प्राइम नंबर? तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? इसके नियरेस्ट कंप्लीट स्क्वायर पे जाते हैं 6, तो हमें एक प्राइम फैक्टर मिलेगा जो 6 से छोटा होगा। प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 2, 3, 5। हम चेक करते हैं ये इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। सो देयरफॉर 37 इज ए प्राइम। तो ये है प्राइम नंबर से रिलेटेड एक रिजल्ट। तो जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो हमें प्राइम नंबर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है, एंड दैट इज नोन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। So let me just write the statement of this theorem, that is, every integer greater than 1 is either a prime। तो कोई भी इंटीजर जो ग्रेटर देन 1 होगा या तो वो प्राइम होगा, और इट कैन बी रिटन एज, और इट कैन बी रिटन एज ए यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स with the exception of the order of the factors। ओके, तो कोई भी इंटीजर जो एक से बड़ा है या तो वो खुद प्राइम नंबर होगा, इज ईदर ए प्राइम इटसेल्फ। तो या तो वो खुद प्राइम होगा
या उसे हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिक है वो किस सेंस में आता है, तो हमने जो लास्ट में ऐड किया हुआ है कि ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, बट जो उसमें प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं और उनकी पावर्स आ रही हैं वो यूनिकली डिटरमाइन होगी। और एग्जांपल, अगर जैसे हमारे पास नंबर 12 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 3। तो इसमें जितने प्राइम्स आ रहे हैं, 2 जितनी बार रिपीट हो रहा है या 3 जितनी बार प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो यूनिकली डिटरमाइन होंगे, जस्ट उन्हें हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ओके, तो ये लास्ट स्टेटमेंट यही बताता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स, कि हम उन्हें उनकी जो फैक्टर्स हैं उन्हें हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, मे बी 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2। तो बट इसका जो कोर है वो फर्स्ट पार्ट है कि कोई भी नंबर या तो खुद प्राइम होगा या तुम उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल करते हैं, जैसे 100 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड से 999 3 क्यूब टाइम 37। तो अभी हमने जस्ट देखा था कि 37 क्या रहता है, खुद एक प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके हम कैसे जीसीडी एंड एलसीएम निकालते हैं।